Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Here I am your tutor from the Nurses Code Blue. आज हम लोग हेल्थ असेसमेंट 2 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप मज़ीद आने वाले लेक्चर्स तक आसानी से पहुंच सकें। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। आज जो हम सिस्टम डिस्कस करेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है ऑर्गन्स और टिश्यूज़ का जिसमें नोज़, माउथ, थ्रॉट, ट्रैकिया, लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। इनका मेन मकसद ही क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज चैप्टर. At the end of this video you will be able to describe the components of health history that should be elected during the assessment of respiratory system. आप इस चैप्टर के बाद आप जान जाएंगे कि हेल्थ हिस्ट्री कैसे लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। आप चेस्ट कंटोर और सिमेट्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न के दरमियान आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। टेक्टाइल फ्रीमिटिस और चेस्ट एक्सपेंशन, आप इन सारी टर्मिनोलॉजी से नो हाउ हो जाएंगी। डेंसिटी ऑफ द लंग्स फील्ड आपको पता चल जाएगी। आपको पता चलेगा कि डायफ्रेगमेटिक एक्सक्रीजन कैसे होता है। अस्कल्टेटेड लंग साउंड्स को कैसे सुन सकते हैं। असेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। आप ये डिफरेंट टेक्निक्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ेंगे। आप ये भी देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की हमने जो भी फाइंडिंग्स नोट डाउन किए उनको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड ऑल्सो यू विल एबल टू डिफाइन द चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग प्रोसेस, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है और इस एज के बढ़ने के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. Introduction. The structure of respiratory system, the airways, lungs, bony thorax, respiratory muscles and central nervous system work together to deliver oxygen to bloodstream and remove excess carbon dioxide from the body. रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारे पास एयरवेज भी आते हैं, लंग्स आते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स आते हैं। ये सारे मिल के क्या करते हैं? ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ये एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को ही कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और पल्मोनोलॉजी इज़ द स्पेशलिटी दैट डील्स विद द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक की एनाटॉमी को डिस्कस करने के लिए कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या फंक्शन है और इसके रिलेटेड क्या डिसऑर्डर्स हैं, इसके लिए जो स्पेशलिटी होती है उसको हम कहते हैं पल्मोनोलॉजी। अब हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया हुआ है कि एस्थमा अफेक्टिंग मोर देन 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, कि हमारे पास एस्थमा जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन पीपल्स को अफेक्ट कर रहा है। अकाउंट फॉर एटलीस्ट 1 in every 250 डेथ। और हमारे पास हर साल 250 डेथ एस्थमा की वजह से हो रही हैं। अबाउट 12% ऑफ पाकिस्तानी एडल्ट पॉपुलेशन हैव एस्थमा। और पाकिस्तानी पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 12% पॉपुलेशन को एस्थमा है। प्रिवेलेंस इज़ इंक्रीजिंग बाय 5% एनुअली। हर साल 5% इसमें इजाफा होता जा रहा है। 6.9 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसको हम COPD भी कहते हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग 5th हाईएस्ट ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो ट्यूबरक्लोसिस बर्डन में 5th हाईएस्ट रैंकिंग पर चला गया है। तो ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स थी जिससे आपको पता चल रहा होगा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कितने ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अब ग्रो होते जा रहे हैं और इसलिए हमें इससे बचने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसकी असेसमेंट पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं।
तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ द लंग्स, बिकॉज लंग्स आर द मेजर organ that is involved in the respiratory system. So let's discuss about it anatomy. The lungs are two in numbers, situated in the thorax cavity and separated by mediastum. आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर थॉरेक्स कैविटी, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, उसके अंदर 2 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट हैं और ये दोनों लंग्स के दरमियान एक जो कैविटी है, एक जो सेपरेशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेडिएस्टिनम कैविटी. ईच लंग हैज़ अ बेस रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम एंड एपेक्स एक्सटेंडेड सुपीरियरली टू द क्लेविकल. अब ये लंग्स की स्पेसिफिकली आपको लोकेशन बताई गई है कि जो लंग्स हैं उनकी जो हमारे पास बेस है वो डायफ्राम के ऊपर है, ठीक है, और जो एपेक्स है वो एक्सटेंड हो रही है अबव द क्लेविकल, सुपीरियरली टू द क्लेविकल. क्लेविकल ये जो जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं ना, कॉलर बोन, इस बोन तक इसका एपेक्स एक्सटेंड हो रहा है. द राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग. द राइट लंग हैज़ 3 lobes, अपर लोब, मिडल लोब एंड द लोअर लोब, वाइल द लेफ्ट लंग हैज़ 2 lobes, अपर लोब एंड लोअर लोब. अब लेफ्ट लंग के 2 लोब इसलिए क्योंकि वहाँ पर हार्ट की भी थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही होती है, इसलिए राइट लंग बिगर है एज कम्पेयर टू लेफ्ट. चेस्ट वॉल इंक्लूड रिब्स, प्लूरा एंड मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन. अब हमारे पास ये जो थॉरिक्स कैविटी है, इसकी जो चेस्ट वॉल है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? रिब्स से मिलकर बनी हुई है. 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, ठीक है. प्लूरा है जो आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग है लंग्स की, उसको प्लूरा कहते हैं, ठीक है. और एंड द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को अपग्रेड करवाने के लिए, हेल्ड ऑन करवाने के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो भी चेस्ट वॉल की कंस्ट्रक्शन में हेल्प आउट कर रहे हैं. अब ये उसने तीनों तरीके से आपको व्यू दिखाया हुआ है. एंटीरियर व्यू क्या है, पोस्टीरियर व्यू क्या है और लेटरल व्यू क्या है. आप फ्रंट से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं जो जिनके पीछे ये लंग्स लोकेटेड है. और लंग्स यहाँ पे आप देखें कि इनकी जो बेस है ये डायफ्राम के ऊपर है और एपेक्स ऊपर ये क्लेविकल बोन से ऊपर एक्सटेंड कर रहे हैं. ये इसका एंटीरियर व्यू है, ये इसका लेटरल व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है. नेक्स्ट, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये 2 ट्रैक में डिवाइड है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? नेजल कैविटी जिससे एयर एंटर होती है, फिर आता है फेरेंक्स आता है. फेरेंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ओरोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स एंड लेरेंजोफेरेंक्स, ठीक है. पहले आता है नेजोफेरेंक्स, फिर आता है ओरोफेरेंक्स, ओरल कैविटी, लेरेंजोफेरेंक्स एंड लेरिंग्स. लेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. आप अब इस पिक्चर के थ्रू देखें कि यहाँ पे ये नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, ये जहाँ से एरो एंटर हो रहा है कि यहाँ से एयर एंटर होती है, जाती है और जाकर ये नेज़ल कैविटी है, ठीक है. और नेज़ोफेरेंक्स है, जो फेरेंक्स के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. फिर हमारे पास ये एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ओरोफेरेंक्स से होती है, फिर लेरेंजोफेरेंक्स और यहाँ पे लेरिंग्स है. लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. जब एयर बाहर से आती है इन वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराती है और टकराकर साउंड प्रोड्यूस करती है, इसीलिए लेरिंग्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स. अब हमारे पास आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक्स एंड एल्वुलाई. और एल्वुलाई है हमारे पास मेजर साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है. अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपने देखा है कि कहाँ से एयर एंटर हो रही है, और अब लेरिंग्स से आगे ये हमारे पास ट्रैकिया है, ठीक है. अब ये ट्रैकिया आके 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है और हर ब्रोंकाई एक लंग के अंदर एंटर हो रहा है जो डिफरेंट ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है. और एट द एंड यहाँ पर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम कहते हैं एल्वुलाई, जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है. तो ये हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है. अब अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें कि हमारे पास इनका क्या फंक्शन है, तो अपर एयरवेज और लोअर एयरवेज. अपर ट्रैक जो है इसका क्या फंक्शन है? दीज स्ट्रक्चर्स वार्म, फिल्टर एंड ह्यूमिडिफाई द इनहेल्ड एयर.
कि जो अपर एयर है आपको पता है कि उसमें नोज़, नेस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी, ये ऑर्गन्स आते हैं जहाँ से एयर एंटर होती है। अब जाहिर है जब एयर एंटर होगी तो नोज़ के अंदर, नेज़ल कैविटी के अंदर हमारे पास जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो सीलिया होता है, जो नोज़ हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये इसको वार्म करते हैं, एयर को फ़िल्टर आउट करते हैं, इसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रोब्स को फ़िल्टर आउट करते हैं, फिर इसको ह्यूमिडिफाई करते हैं बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक, फिर इसको आगे पास आउट करते हैं। तो ये अपर एयरवे का फंक्शन है। अब जब वहाँ से पास आउट हो के उसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होगी, प्यूरिफिकेशन होगी, अब वो जब ट्रैकिया से, लोअर ट्रैक से एंटर होगा लंग्स में, तो लोअर ट्रैक में आएगा, तो लोअर ट्रैक क्या करेगा, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा लंग्स की तरफ कि ट्रैकिया में एयर आई, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में आई, ब्रोंक्यूल्स, फिर आगे वो एल्वुलर सैक्स और एल्वुलाई में चलेगी और लंग्स में एयर एंटर होगी। तो लोअर एयरवेज क्या करते हैं, डायरेक्ट एयर टुवर्ड्स द लंग एंड गैस एक्सचेंज, और फिर उनके अंदर जो एल्वुलाई हैं वो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आपको पता है कि दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इन्हेलेशन और एक होता है हमारे पास एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, इनहेल करते हैं, और आफ्टर इन्हेलेशन जब हम एयर जब बाहर की तरफ निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन में आपको पता है कि चेस्ट जो होती है वो एक्सपैंड कर जाती है। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये चेस्ट बाहर की तरफ एक्सपैंड हो गई है, कि आपने बाहर वाली हवा जब अंदर भरी। अब फॉर एग्जांपल मैं बैलून की एग्जांपल देती हूँ कि ये लंग्स भी बैलून की तरह हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हैं। जब आप एयर बैलून के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो फूल जाते हैं। इसी तरह जब आप एयर इनहेल करेंगे तो ये जो लंग्स हैं और ये जो चेस्ट कैविटी है ये एक्सपैंड हो जाएगी, और जो डायफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता गुब्बारे में से हवा निकालते हो तो क्या होता है कि गुब्बारा अपनी साइज़ में वापस आ जाता है। तो इसी तरह जब एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और चेस्ट भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी जगह पर वापस चली जाती है। तो ये है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें दो पैटर्न्स डिस्कस किए गए हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। नेक्स्ट है कि हमें रेस्पिरेटरी असेसमेंट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे। पहला है ग्लव्स, मास्क, स्टेथोस्कोप। स्टेथ आपको इसलिए चाहिए होता है ताकि आप लंग्स साउंड्स इजीली सुन सकें, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर का क्या फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करने के लिए हमें चाहिए होता है। गाउन और ड्रैप शीट ताकि आप पेशेंट को प्रॉपर्ली कवर कर सकें। रूलर चाहिए होता है, मार्कर चाहिए होता है, स्क्रीन चाहिए होती है ताकि आप प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल रूल्स फॉर असेसमेंट। कोई भी असेसमेंट, आइदर इट इज़ रेस्पिरेटरी असेसमेंट, कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट, मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट, पेरिफेरल वास्कुलर असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट करने से पहले आपने इन रूल्स को अपने पास नोट डाउन कर लेना है कि आपने इन रूल्स को पहले फॉलो करना है। इसके लिए एक निमोनिक इन्होंने लिखा हुआ है वाइपर्स, ठीक है। W के पहले आपने वॉश हैंड्स करने हैं ताकि आप से, क्योंकि जाहिर है आप जब असेसमेंट करेंगे तो आप पेशेंट को टच करेंगे ताकि आप स्प्रेडिंग मटेरियल ना एक बने, एक एजेंट ना बने कि आप भी पेशेंट को माइक्रोब्स दे रहे हैं, ठीक है। देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट एंड अटेंडेंट। आपने फिर पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है कि हु आई एम, और अटेंडेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है कि और मैं क्यों आया हूँ आपके पास, ठीक है। परमिशन, प्राइवेसी एंड पोजीशन। आपने पहले परमिशन लेनी है कि मैं आपकी असेसमेंट कर लूँ, मैं आपका ये मुआयना कर लूँ, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की परमिशन बहुत ही ज़रूरी होती है इसमें। फिर आपने पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है और उसकी एक जो भी रिक्वायर्ड पोजीशन है आपको उस असेसमेंट के लिए वो मेंटेन करनी है। एक्सपोज द एरिया ऑफ एग्जामिनेशन, और आपने पेशेंट का वही पार्ट एक्सपोज करना है जिसकी आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। राइट साइड अप्रोच, आप हमेशा पेशेंट के राइट साइड पर अप्रोच करना है आपने। सेटअप, प्लेस, लाइटनिंग एंड टेम्परेचर। उसके बाद आपने जो रूम है उसका भी इन्वायरमेंट, रूम फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, कमरा टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए कि जिसमें पेशेंट भी इजीली कंफर्टेबल हो और आप भी कंफर्टेबल हो। तो ये वो रूल्स हैं जो किसी भी असेसमेंट से पहले आपने इनको परफॉर्म करना है। देन हमारे पास आता है हिस्ट्री टेकिंग।
आपको पता है कि हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एवरी असेसमेंट। हर असेसमेंट में हिस्ट्री बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप डेटा अच्छे से कलेक्ट करेंगे, एक्यूरेट डेटा कलेक्शन होगी आपकी, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो 100% इफ़ेक्टिव होंगे। आपके जो आगे ट्रीटमेंट प्लान है वो अच्छा होगा, और जब ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो पेशेंट भी 100% रिकवरी की तरफ जाएगा। तो हिस्ट्री में आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की हिस्ट्री में क्या देखना है, साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं आपने कि पेशेंट को कफ है, खांसी है, अच्छा उसका बलगम तो नहीं, स्प्यूटम तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, पेन उसको कहाँ पे है, टेम्परेचर चेक करना है, ब्रीथलेसनेस के उसको मतलब उसकी ऑक्सीजन ड्रॉप तो नहीं हो रही, ठीक है। देन आपने स्मोकिंग हिस्ट्री भी चेक करनी है कि क्या पेशेंट हमारे पास स्मोकिंग तो नहीं करता। देन एलर्जीज़ में आपने ये देखना है, क्योंकि हमारे पास ये जो एस्थमा और बहुत से रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो एलर्जीज से रिलेट होते हैं, ठीक है। आपने एलर्जीज़ का पता करना है। कुछ लोगों को पेट से एलर्जी होती है, कुछ को ड्रग एलर्जी होती है, कुछ को सीजनल एलर्जी होती है, कुछ को किसी फ्रेगरेंस से, किसी एरोमा से, किसी परफ्यूम से, प्लांट से एलर्जी होती है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। इन एलर्जीज़ की ये जो हिस्ट्री है, इससे भी आपको पता चलेगा कि मेरे पेशेंट को ये जो कंडीशन है, ये जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ये किस वजह से है। देन यू हैव टू टेक द हिस्ट्री फॉर द मेडिकेशन हिस्ट्री। आपने मेडिकेशन हिस्ट्री देखनी है पेशेंट की, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखनी है, सर्जिकल हिस्ट्री देखनी है कि पहले कोई प्रीवियस ऐसी बीमारी, ऐसी सर्जरी तो नहीं हुई जो मेरे पेशेंट की इस बीमारी को ट्रिगर कर रही है, ठीक है। लास्ट इनटेक आपने देखना है कि लास्ट इनटेक मतलब आपने लास्ट टाइम कौन सा इनहेल की है, क्या चीज़ इनहेल की है, कब की है, ठीक है। और अगर कोई मेडिसिन ली है तो कब ली है आखिरी दफ़ा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। एंड लास्ट वन इज़ इवेंट एसोसिएटेड विद द कंडीशन, और आपने ये देखना है कि इस कंडीशन से रिलेटेड जो जो इवेंट्स हैं उनको भी आपने नोट डाउन करना है। देन सिम्टम्स कि आपने अब देखना है कि आपके पेशेंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हैं। कफ की होती है उन पेशेंट्स के अंदर, हेडेक होता है, ठीक है, एपिस्टेक्सिस होता है, नोज ब्लीड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हॉरेसनेस होता है हमारे पास उस पेशेंट के अंदर। देन साइनोसिस के उसके अंदर हमारे पास ब्लू स्किन होती है। हॉरेसनेस बेसिकली पता है ये एक डिस्फोनिया है, एक वॉइस डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो वॉइस होती है वो वीक हो जाती है, लो पिच साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। साइनोसिस देखना है आपने, ब्लू स्किन होती है जिसमें क्लबिंग ऑफ नेल्स चेक करनी है, स्प्यूटम चेक करना है कि बलगम है या नहीं है। हीमोपोटेसिस होता है उन पेशेंट के अंदर। हीमोपोटेसिस क्या होता है कि जब आप कफ करते हैं तो उस कफ के अंदर जब ब्लड आता है तो उस कंडीशन को हीमोपोटेसिस कहते हैं। चेस्ट पेन, डिसएप्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग जिसको हम कहते हैं, वीजिंग, ये सारे सिम्टम्स या तो आपको पेशेंट बता रहा होगा कि मेरे अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं आजकल, या तो आप खुद भी नोट डाउन कर रहे होंगे और पेशेंट से पूछ रहे होंगे कि आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कफ। कफ क्या है? कफ आपको पता है कि जिसको भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, उसके अंदर कफ तो लाजमी होता है। तो कफ क्या होता है कि ये एक ऐसा इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें हमारे पास एक शार्प और नॉइसी सी साउंड प्रोड्यूस होती है। किस लिए वो प्रोड्यूस होती है? ये इनवॉलंटरी एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए होता है कि आपके एयरवे के अंदर कोई इरिटेंट या कोई म्यूकस आके फंस जाता है, उसको निकालने के लिए एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं कफ। अब कफ भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है, और आप पेशेंट से पूछेंगे, जब पेशेंट आपके पास आएगा कंप्लेन के साथ कि मुझे कफ है, तो आप पूछेंगे कि आपको कौन सी कफ है। ड्राई कफ है मतलब खुश्क खांसी जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ है। प्रोडक्टिव कफ कौन सी होती है? जिसमें स्प्यूटम प्रोड्यूस होता है कि जब पेशेंट खांसी करता है तो साथ में उसको बलगम, रेशा भी निकलता है, ठीक है। प्रेसिस्टेंट कफ होती है। प्रेसिस्टेंट कफ के मुसलसल खांसी है उसको, ठीक है। और एपिसोडिक कफ क्या होती है कि रेगुलर इंटरवल के साथ, कि कभी होती है कभी नहीं होती, ठीक है, कभी आती है कभी चली जाती है, इस तरह से इसको एपिसोडिक कफ कहते हैं। अब अगर पेशेंट ने कंप्लेन कर दी कफ की, तो फिर आपने क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है ऑनसेट, कि आपने उससे पूछना है कब होती है, कितने टाइम तक होती है, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, सिवेरिटी कितनी है उसकी, किस एक्टिविटी के बाद आपको खांसी ज़्यादा होती है,
टाइम ऑफ द डे, कुछ लोगों को रात में ज़्यादा खांसी होती है, कुछ कहते हैं हमें पूरा दिन खांसी होती है। तो आपने ये भी पूछना है कि किस वक्त किस टाइम पे आपको खांसी ज़्यादा होती है। वेदर आपने चेक करना है कि क्या मौसम तो ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से इसको खांसी है। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स कि आपने पेशेंट से पूछना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको खांसी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और रिलीविंग फैक्टर्स कि ये आपको कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी खांसी रुकती है। आप पेशेंट से पूछते हैं ना कि आप पहले कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या क्या। तो ये सारी चीज़ें आपने कफ के बारे में भी पेशेंट से नोट करनी है उसको, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कफ की कंप्लेन हमेशा होती है। फिर हमारे पास आती है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास हमेशा से 4 टेक्निक्स आती हैं: इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। अब हम वन बाय वन एक एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे कि हम रेस्पिरेटरी असेसमेंट के अंदर किस तरीके से इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। पहली हमारे पास आती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन आपको पता है कि क्या होता है कि जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। साइनोसिस साइनोसिस क्या होता है? ब्लू स्किन, ठीक है। अब साइनोसिस की भी 2 टाइप्स होती हैं, सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस। जो सेंट्रल साइनोसिस होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो लिप्स होते हैं, जो माउथ होता है, ये एरिया ब्लू होता है, ठीक है। और पेरिफेरल साइनोसिस में क्या होता है कि जो हमारी पेरिफेरल्स होती हैं, जैसे आपके हाथ पैर हो गए, हैंड्स फीट, ये ब्लू होते हैं, ठीक है। इसको पेरिफेरल साइनोसिस कहते हैं। तो आपने साइनोसिस को भी इंस्पेक्ट करना है। नोज़ की इंस्पेक्शन करनी है कि नॉस्ट्रल्स कैसे हैं और नेज़ल फ्लेयर कैसे है। नेज़ल फ्लेयर किसको कहते हैं कि जब आप ब्रीथिंग करते हैं ना तो आपकी नॉस्ट्रल कितने वाइड, कितने ओपन होते हैं, इसको नेज़ल फ्लेयर कहते हैं। अब इस पिक्चर में आपको मैं क्लियर करती हूँ, ये नॉर्मल नॉस्ट्रल्स हैं कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास नोज़ का जो स्ट्रक्चर है ये नॉर्मली ओपन है। लेकिन अब आप ये सेकेंड पिक्चर देखें कि जब इसने इनहेल किया तो ये ओपन ज़्यादा हो गया, वाइड ओपनिंग हो गई है, तो ये फ्लेयर्ड नॉस्ट्रल्स हैं। तो नेज़ल फ्लेयर क्या होता है कि जब आप इनहेल करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, तो आपकी जो नॉस्ट्रल्स हैं ये कितने ओपन हो रहे हैं, इसको कहते हैं नेज़ल फ्लेयर। आपने इस चीज़ को भी इंस्पेक्ट करना है। देन आपने नेल्स को चेक करना है, उनका कलर देखना है, उनकी शेप देखनी है। चेस्ट वॉल एसिमेट्री चेक करनी है कि चेस्ट वॉल की कैसी शेप है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट हम जब डिस्कस करेंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेस्ट होती हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि पेशेंट को क्या डिसऑर्डर है। तो चेस्ट वॉल की भी आपने सिमेट्री चेक करनी है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट देखना है, रेस्पिरेटरी पैटर्न देखना है, एसेसरी मसल यूज़ देखने हैं कि कौन कौन से मसल्स इसकी ब्रीदिंग में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आपने मैसेज एंड स्कार्स चेक करने हैं, कोई निशान तो नहीं पड़े हुए। और पैराडॉक्सिकल मूवमेंट चेक करनी है, ठीक है। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट क्या होती है हमारे पास कि ये एक एबनॉर्मल पैटर्न होता है कि जिसमें आपकी बॉडी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है नॉर्मल की, तो इसको पैराडॉक्सिकल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। अब रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट होता है कि नंबर ऑफ ब्रेथ्स अ पर्सन टेक पर मिनट, कि एक बंदा 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहा है, इस पैटर्न को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट। और इसको एज वाइज इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं, और इसकी जो यूनिट है वो है बीट पर मिनट, ठीक है। न्यू बॉर्न के अंदर 30 to 60 बीट पर मिनट रेस्पिरेशन रेट होता है। 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर 18 to 30 होता है। 16 ईयर के अंदर 16 to 20 होता है। और अडल्ट की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 12 to 20 बीट पर मिनट, ठीक है। और जब 20 से ऊपर होगा तो टैकीपीनिया होगा, ठीक है। और जब 12 से कम होगा तो इसको ब्रेडीपीनिया भी कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी पैटर्न, अब हमारे पास रेस्पिरेटरी पैटर्न आता है कि रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या होता है कि इसके अंदर आप ये देखते हैं कि जो आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं एयर, ठीक है, उसके बाद जो आपका रेस्पिरेशन है, आपकी जो चेस्ट है, इसकी ये जो आप ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, इसका क्या रेट है, इसकी क्या डेप्थ है, इसका रिदम क्या है, इन चीज़ों को कहते हैं रेस्पिरेटरी पैटर्न, ठीक है।
अब इस पैटर्न के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, टैकीपीनिया, ब्रेडीपीनिया, एपनिया, हाइपर एपनिया, कुस्मल रेस्पिरेशन, चिनाई स्टोक्स रेस्पिरेशन। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। टेकीपीनिया, टेकीपीनिया किसको कहते हैं? रैपिड शैलो ब्रीथिंग मोर देन 20 ब्रेथ पर मिनट। अभी मैंने आपको बताया कि जो एडल्ट की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो होता है 12 to 20। जब ये रेस्पिरेटरी रेट 20 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको ज़्यादा, आप लोग तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंडीशन को टैकीपीनिया। और ब्रेडीपीनिया क्या होता है कि स्लोअर देन नॉर्मल रेट 10 ब्रेथ पर मिनट विद नॉर्मल एंड रेगुलर रिदम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ये 12 से या 10 बीट पर मिनट से कम हो जाते हैं रेट, तो इसको कहते हैं ब्रेडीपीनिया। इसमें आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। एपनिया क्या कंडीशन होती है? पीरियड ऑफ सिस्टेशन ऑफ ब्रीदिंग, कि एक ऐसा पीरियड कि जिसके अंदर इनवॉलंटरी सिस्टेशन होती है, कि आपकी ब्रीदिंग रुक जाती है, इस कंडीशन को एपनिया कहते हैं। हाइपर एपनिया कहते हैं इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, कि जिसमें आपकी ब्रीथिंग पैटर्न, ब्रीथिंग डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कुस्मल रेस्पिरेशन क्या होती है? रैपिड डीप ब्रीथिंग विदाउट पॉजेज इन एडल्ट्स, कि इसमें क्या होता है कि तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, लेकिन बीच में, अब जैसे हम सांस ले रहे होते हैं ना, तो बीच में एक थोड़ा सा स्लाइट सा पॉज होता है। तो ये जो कुस्मल रेस्पिरेशन कंडीशन है, इसके अंदर ये पॉज नहीं होता, इस पॉज के बगैर आप रैपिड ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है चिनाई स्टोक्स एपनिया। चिनाई स्टोक्स क्या होता है कि फास्टर एंड डीपर देन नॉर्मल देन स्लोअर विद द पीरियड ऑफ एपनिया। इसमें एक इरेगुलर सा पैटर्न होता है कि पहले आपकी ब्रीदिंग पैटर्न एकदम से फास्ट हो जाता है, फिर डीप होता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर स्लो होता है, फिर एपनिया हो जाता है। तो ये इरेगुलर इवेंट्स इसमें आते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं चिनाई स्टोक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेस्ट शेप। अब चेस्ट शेप क्या होती है? चेस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं शेप की, 3 टाइप्स हैं। एक होता है बैरल चेस्ट, फनल चेस्ट और पिजन चेस्ट। अब हम देखते हैं कि ये वन बाय वन कि ये क्या होती हैं, ठीक है। बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट क्या होता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर आर इक्वल, कि इसमें आगे से, पीछे से और ट्रांसवर्स डायमीटर इक्वल होता है, ठीक है। इट अकर्स इन एम्फिजिमा। इसमें बैरल चेस्ट में क्या होता है? बल्जिंग चेस्ट होती है। आप ये पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि आपकी जो चेस्ट है वो बल्ज हुई है, ये थ्रोसिक कैविटी, ये रिब्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इसको कहते हैं बैरल चेस्ट, और ये एम्फिजिमा की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट ऑल्सो कॉल्ड पेक्टस क्रेनाइटम, ठीक है। देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेज। इसमें स्टर्नल और कॉस्टल कार्टिलेज प्रोमिनेंट होते हैं। A complication of chronic respiratory disease in childhood may also occur as a result of ricket disease. अब ये जो पिजन चेस्ट होती है, ये हमारे पास जब आपको बचपन में, चाइल्डहुड में ही कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाए तब भी हो जाती है, या अगर आपको रिकेट्स हो। रिकेट्स कौन सी बीमारी होती है? जिसमें आपकी बोन्स सॉफ्ट एंड वीक हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में हमारी जो चेस्ट होती है वो पिजन शेप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फनल चेस्ट। फनल चेस्ट ऑल्सो कॉल्ड पेक्टस एग्जीक्यूटम। अब इसमें क्या होता है? डिप्रेशन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टर्नम, कि आपका जो स्टर्नम का जो लोअर पोर्शन होता है ये अंदर की तरफ डिप्रेस हो जाता है, इनवर्ट चला जाता है। स्वेयर फ्रॉम इंटरफेयर विद द कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, और जब ये इनर मूव करता है, ठीक है, इनवर्ड डिप्रेस हो जाता है, तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को भी डिस्ट्रेस करता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में हार्ट भी डैमेज हो सकता है, ऑब्वियसली कि स्टर्नम अंदर की तरफ चला गया है तो अंदर जो हार्ट है वो भी डैमेज हो सकता है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और हार्ट के डैमेज होने की वजह से कार्डियक एक्टिविटी भी डिक्रीज हो सकती है। अब आप पिक्चर में देखें कि ये जो दरमियान में हमारे पास स्टर्नम है, रिब्स के दरमियान में आप देख सकते हैं कि ये इनवर्ड मूव किया हुआ है, ठीक है, अंदर डिप्रेस है। इस कंडीशन को कहते हैं हम फनल चेस्ट, जिसको सेकंड नेम इसका पेक्टस एग्जीक्यूटम भी है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी हियर इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगी।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।